नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं आम आदमी पार्टी के अति वरिष्ठ नेता। कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से ये आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और उनके दिए रहे हैं। इसके साथ ही ये पूर्व में एंटी करप्शन मूवमेंट भी चलाते रहे हैं भोजपुर में, और उससे भी ये काफ़ी अपनी ख्याति अर्जित की है। लेकिन मैं आज इनसे चर्चा करूंगा कि बिहार की राजनीति में जो आज हलचलें चल रही है, विधानसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वैसे में आम आदमी पार्टी बिहार में कहां है। तो सबसे पहले इनका नाम हम बता दें। इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र त्यागी। तो आइए हम चर्चा करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपके इस चैनल को कि आपने उस योग्य समझा और आज यह सुअवसर प्रदान किया कि हम रूबरू होकर आपसे कुछ बातें कर सकें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो आज बिहार में विभिन्न तरह की राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी जब कहाँ है? जैसे बादलों की आड़ में कभी कभी सूरज छुप जाता है लेकिन रुक नहीं सकता, उसी तरह आज भ्रष्टाचार की आगोश में पूरा भारत सिमटा हुआ है। पूरे भारत के लोग कराह रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि व्यवस्था परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी की ज़रूरत होगी। अभी यह सूरज की तरह काली बादलों से ढका हुआ है, लेकिन एक दिन निखर कर के सामने आएगा। चूँकि आम आदमी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के समस्याओं को सुनती है और समाधान के लिए जो जो वादा पब्लिक में करती है उसको पूरा करने का प्रयत्न करती है और करती भी है। यह चैलेंज देकर के पब्लिक के बीच में किए हुए वादे को अहरनिश पूरा किया है। अपने आने वाला अभी 2025 बहुत जल्द मतलब आ ही गया 25। अभी विधानसभा का चुनाव 2025 में होगा। सभी पार्टियां विभिन्न तरह की यात्राएं निकाल रही हैं। तेजस्वी भी कुछ यात्रा पर निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री भी यात्रा निकाल रहे हैं, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर भी अपना मूवमेंट चलाए हुए हैं, और भाजपा के लोग भी विभिन्न यात्राएं जैसे बागेश्वर धाम, हिंदू राष्ट्र और गिरिराज सिंह, इस तरह से। तो उस तरह से आम आदमी पार्टी की यात्रा कब शुरू होगी? ये सियासी लोग हैं जो लोभी और लालची हैं। ये अपने सुख के लिए, देश को लूटने के लिए, राज्य को लूटने के लिए ये अवसर की तलाश करते हैं, और हम सियासत में अवसर की तलाश नहीं करते। पब्लिक का जो कुछ हक है, जो उसका मर्यादा है, जो उसका मान सम्मान है, अक्षरशः हम चाहते हैं कि टॉप टू बॉटम एक तरह का कानून हो और सब उसमें समान हो। हम सियासत की राजनीति करते ही नहीं। हमें यह मालूम नहीं कि सियासत की राजनीति कौन कर रहे हैं, लेकिन हम जिस राह पर चल पड़े हैं, सच्चाई की राह पर, आदर्श की राह पर और भ्रष्टाचार मिटाने की राह पर, उसी राह पर हम चलते रहेंगे। जैसे किसी ने कहा कि सियासत में तेरे खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरे सरतोप गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन कर दो फिर सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। बहुत खूब। हम सियासत की राजनीति नहीं करते, हम एक वसूल की राजनीति करते हैं, हम एक ईमान की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं। और आज न कल हमें भरोसा है कि बिहार की जनता भी आम आदमी पार्टी को पसंद करेगी और देदीप्यमान सूरज की तरह आम आदमी पार्टी की राजनीति निखर करके सामने आएगी और लोगों को निजात और सारी सुविधाएं देगी। उस दिन के इंतज़ार में हम लोग हैं। संगठन के में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत करने में। चारों तरफ हमारा संगठन फैल रहा है, चारों तरफ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, हमारे विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। हम बिल्कुल नीट क्लीन राजनीति करते हैं और स्वच्छता में भरोसा करते हैं। सर, अभी जो है आप कहे कि हम आने वाला समय में सूरज बन के निकलेंगे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी, आपके नेता, वो अभी पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, विभिन्न राज्यों में अभी ज़्यादा समय दे रहे हैं। बिहार में कब समय देंगे? देखिए, जो राज्य पड़ोसी है दिल्ली के, चूँकि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के गर्भ से तप कर निकले हुए निखरा हुआ सोना है। जैसे एक तालाब में
एक पत्थर का टुकड़ा कोई फेंक दिया जाता है, वहाँ से तरंग निकलता है और तरंग किनारे तक जाता है। उसी तरह दिल्ली के इर्द गिर्द, चूँकि यह एक पत्थर का टुकड़ा यानी राजनीतिक टुकड़ा इस भ्रष्टाचार के दलदल में फेंक दिया गया है दिल्ली में, और वहाँ से तरंग दिल्ली से होते हुए पूरे देश के किनारे तक जाएगा। इसलिए अभी वहाँ की राजनीति केंद्रित दिल्ली के इर्द गिर्द ही है। चूँकि वहाँ के लोग सच्चाई से अवगत हो रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो कहता है वो करता है। वो चूँकि पब्लिक के बीच में घुस करके देखा है, वो आदमी देखा है कि हर चेहरे मायूस चेहरे हैं, चेहरे की हंसी उड़ चुकी है, सारे लोग व्यस्त हैं, हताश है, निराश है। सरकार कभी पब्लिक के लिए सोचती ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि हमने सरकार चुनी है। इसलिए उसने, केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया कि बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल में फ्री पढ़ाई कर देंगे, दवा फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, यह मूलभूत आवश्यकताएं थी पब्लिक की। और आज दिल्ली की पब्लिक या पंजाब की पब्लिक जहां मेरी सरकार है, जितना वादा किया गया सारे वादे पर खरे उतरे और पब्लिक को जो उनका हक था वो हक मिला। ऐसा कोई घर नहीं जो आज महसूस नहीं कर रहा हो कि इस महंगाई की मार से हम उबरे हुए हैं, और हर घर में 10,000 से 15,000 तक पैसा सेव हुआ है। कैसे? बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, पानी फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, इस तरह से औरतें फ्री बस में जा रही है। तो इन्होंने देखा हमारे हालात को, मजबूरी को, आंसू को देखा, उस कसक को, उस दर्द को महसूस किया। कहा कि तेरे दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, उसकी सारी गुस्ताखी वहीं से हो के गुजरी है। तेरे और रात और मेरे रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो गरीबों के दर्द को उसने पहचाना कि एक तरफ अमीर हंस रहे हैं और उसी अटालिकाओं के नीचे गरीब की कराह निकल रही है। अमीरों की हर शाम सूरज सुंदरी के बीच में व्यतीत हो रहे हैं, सब लोग जश्न मना रहे हैं, और गरीब 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपने छोटे छोटे बच्चों को कचड़े चुनने पर मजबूर कर दिया। लोग कचड़ा चुन रहा है। यह कौन सी देश की आज़ादी है? आज 77 वर्ष देश के आज़ाद हुए हो गया। उन लोगों से जा कर के पूछिए, क्या तुमने आज़ादी महसूस किया? आज़ादी तो केवल एक दस्तावेज मिला है। उस दस्तावेज पर हम आज़ाद हो गए, लेकिन सही अर्थों में आज़ाद वे लोग हुए जो चोर थे, लुटेरे थे, पॉकेट मार थे, देश बेचने वाले थे। ऐसे ऐसे लोगों को आज़ादी मिला। आज देखिए, आज देश का हाल क्या हो गया। जब देश की सत्ता 60 वर्षों तक था, उस वक्त देश पर कर्ज था 54 लाख करोड़ का, और आज नरेंद्र मोदी जी 10 साल व्यतीत किए, 10 साल में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। देश कहाँ जा रहा है? देश में क्या बचेगा आने वाले पीढ़ी के लिए? सारी संस्थाएं बंद, रोजगार बंद, हैं, सब कुछ आप अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं भाई। सारा सरकारी उपक्रम को, सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट दे रहे हैं, निजी लोगों के हाथों में दे रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा, महसूस किया कि जिन जिन लोगों का, सारे लोग तो टाटा नहीं है, रतन जी थे, उनके पास एक मानवीय सोच था, संवेदनाएं थी। जब भी देश में कुछ विपत्तियां पड़ती थी, जब आपातकाल पैदा होते थे, संक्रमण पैदा होते थे, बीमारी आती थी, बाढ़ आता था, वैसी विकट परिस्थितियों में जब देश हताश निराश होता था, तो वैसे लोग अरबों और रुपए दान करते थे पब्लिक हित में। लेकिन आपने कभी सुना कि अडानी ने दान किया? कभी सुना कि अंबानी ने दान किया? ये पूरे देश को निगल जाना चाहते हैं, और अडानी, अंबानी और मोदी और अमित शाह मिलकर के पूरे दोनों हाथ से देश को बेच रहा है। जबकि इन लोगों का इतिहास यही रहा है कि हमेशा देश के विरुद्ध में ये कदम उठाया है। आज देश के सौदागर है। अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर स्थिति में होता, सुप्रीम कोर्ट के लोग अच्छे चेहरे होते, क्रांतिकारी चेहरे होते, राष्ट्रीय सोच के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता, तो इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाना चाहिए था। ये देशद्रोह का मुकदमा इस पर होना चाहिए था। अभी आप देखे होंगे कि जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में कितना उलटफेर किया गया है, लोगों की भावनाओं को कुचला गया है। ईवीएम क्या है? जिस पर भरोसा पब्लिक को नहीं है, आपके उसका इस्तेमाल करते हैं। विकसित देश है जहाँ से ईवीएम पैदा हुआ, वहाँ वो इसको नेगलेक्ट कर दिया लोग। फिर भी यहाँ क्यों ये रिजिड लोग हैं कि हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे? देखिए सर,
जो विकसित देश हैं उन्होंने निजात जरूर किया ईवीएम का, लेकिन निजात करने के बाद जब वो परखे, जांचे और इस पर गहन अध्ययन किए और उन लोगों से मिले जिन लोगों ने मिलकर ईवीएम का निजात किया, ईवीएम का खोज किया, ईवीएम का डिस्कवरी किया, तो कहा किया तो मैनुअल है, मनुष्य ने इसे बनाया है, इसे कभी भी हैक वह मनुष्य कर सकता है जिसने बनाया। उसमें उस तरह के पार्ट्स लगाए जा सकते हैं, उस तरह के इफेक्ट किए जा सकते हैं कि उस आदमी के अनुसार ये काम करने लगे। तब सवाल यह है कि एक ही बात नहीं है कि ईवीएम क्यों इस्तेमाल हो रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं क्या ईवीएम में खर्च नहीं होता है, क्या ईवीएम बनाने में पैसा नहीं लगता, अरबों खरबों लगता है। तो जब यहाँ के पब्लिक मांग कर रही है कि हम ईवीएम से माने नहीं चुनाव करना चाहते, वोट कास्ट करना चाहते, चूँकि हम जिसको वोट देते हैं हमें जानना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि हमने जिसे वोट दिया उसे मिला। लेकिन इसमें तो पता नहीं चलता पब्लिक को कि वोट किसे दिए, किसको मिल गया। और यहाँ परसेप्शन तैयार होता है, यहाँ सराउंडिंग बनता है, तो उस वक्त देखा जाता है कि चारों तरफ बीजेपी के लोगों का दुत्कार हो रहा है, लोग खदेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कुर्सियाँ खाली रह रही है आम सभा में, मीटिंगों में, लेकिन पता चलता है कि भारी बहुमत से जीत गए। यह क्या तमाशा है भाई? कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है। आज तक ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ये दो रांगा बिला जो हैं, ये दोनों रांगा बिला ये देश को बेच देंगे या गृह युद्ध कराएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से देश में कभी सोचे थे का ऊंच नीच का भेदभाव, जातीय भेदभाव, धर्म का भेदभाव, इस तरह से रोज चारों तरफ खोज हो रहा है, चारों तरफ खोज हो रहा है कि चंद्रमा पर यान कैसे जाए, सूरज पर कैसे हम पहुँचे हैं, अंतरिक्ष में कैसे बस्ती बसाया जाए, बड़े बड़े हथियारों का, मिसाइल का खोज लोग कर रहे हैं, जेट विमान बना रहे हैं, लड़ाकू विमान बना रहे हैं। हमारे यहाँ खोज हो रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसकी तलाश की जा रही है। देश ऐसे नहीं चलता है। हाँ, देश के लिए सब लोग जिम्मेवार होता है, सबको मिला करके देश संवरता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस देश का हिस्सा है, सब लोग मिल करके गुलशन को सजाता है। और जब भी कोई गुलदस्ता होता है उसमें एक ही तरह का फूल उतना सुंदर नहीं लगता जितना विभिन्न तरह के फूलों का गुलदस्ता सुंदर लगता है। तो हमारा देश क्या है? यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, सोफिस्ट भी है, मंगोल भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, सब लोग मिलकर के इस गुलदस्ता को सजाए, तब यह भारत रूपी गुलदस्ता एक सुंदर देश के रूप में सबके सामने निखरता है। यहाँ कभी ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन आज चारों तरफ जहर घोला जा रहा है। इन्हें आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी। इनके नाम पर यह कलंकित इतिहास बनेगा और लोग ऐसा समय आएगा कि रांगा बिला के नाम पर लोग थूकेगा। यह मेरा तय है। हम कहते हैं कि आप किसके अगेंस्ट में आए थे भाई? आप करप्शन को मुद्दा बना करके आए थे। आप करप्शन को मुद्दा बना करके आए। 2012 में अन्ना हजारे जी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए, उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उस करप्शन के अगेंस्ट में आकर के सारा करप्शन का दरवाज़ा खोल दिया। जिन जिन लोगों का नाम भाजपा ने उस वक्त रखा कि फलना करप्ट है, चिलना करप्ट है, छगन भुजबल करप्ट है, हेमंत बिश्व शर्मा करप्ट है, अजीत पवार करप्ट है, सारे करप्ट लोगों को अपने पार्टी में मिला लिया। हाँ, मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। वॉशिंग मशीन लेकर के घूम रहा है कि भाजपा का वॉशिंग मशीन है, ऑपरेशन लोटस चलाता है, वॉशिंग मशीन में घुसा देता है हर करप्ट को, बाहर निकल जाओ, तुम धूल करके साफ सुथरा हो गया, अब तुम कहीं भी दागदार नहीं रहा, अब किसी भी तरह की राजनीति कर रहा। निर्लजता की कोई सीमा ही नहीं। आप देख नहीं रहे हैं? राजनीति का एक गरिमा होना चाहिए था, राजनीति का एक लेवल होना चाहिए था। यह चीप लेवल की राजनीति लोग करता है। अभी नरेंद्र मोदी जी का चुनाव के दौरान देखे होंगे कि भाषण दे रहे थे तो उसका स्तर क्या था, इस तरह निम्न स्तर की। इससे प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। अब प्रधानमंत्री कभी कभी भाषण देता है, किसी किसी राज्य में दो एगो सभा कर लिया, और भाषा जो बोलता है सारगर्भित भाषा होता है, सम्मानित भाषा होता है। अगर किसी पर कोई कटाक्ष भी करना होता है तो इशारों में होता था। इशारा संकेत मात्र दिया जाता था। और यह प्रधानमंत्री 5 करोड़ का गर्लफ्रेंड, तब भैंस गाय चुरा कर ले जाएगा, तब मंगलसूत्र छीन लेगा, तो घर से बहू बेटियों को ले, यह क्या कोई भाषण का
तौर तरीका है क्या? वो छापन का भी एक हद होता है। कोई कहता है कि साइन बाग में करंट लगेगा, वोट इतना दबाओ। कोई कहता है कि एक निकाल देंगे तो इसको रखेंगे, उसको भगा देंगे। यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार रहना है। क्या तमाशा है भाई? रहना तोरा बाप का देश का हो गया है? यह देश सबका है। इतना भी मत किसी को दबाओ कि वो दबने वाला दबना छोड़ करके उठ करके खड़ा हो जाए, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं कि जिस वर्ग को आप दबा रहे हो, अगर वो वर्ग उठ करके खड़ा हो जाए और तेरा जवाब देना सोच ले, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, कई खंडों में भारत बट जाएगा, और यह कई खंडों में भारत बंटवाने के लिए ये उतारू है आरएसएस और बीजेपी। इसका सोच बहुत घटिया है। देश के लिए यह आफत बन कर के आया है, देश को बर्बाद कर देगा। आप जिसे हम ये करना चाह रहे हैं कि आप जो एक इस तरह की बातें जो आप बता रहे हैं, तो ओबीसी, एसटी, ये सब लोग भाजपा में क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, सवाल तो यह है कि 2 अक्षर पढ़ जाने से सब लोग ज्ञानी होता नहीं। संविधान का अध्ययन कितने लोगों को किया है? कितने लोगों को याद रहता है? हमारा भारत देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा, इसका डीएनए गुलाम हो गया, आदत सी बन गई है गुलामी में रहने की। हम बहुत दिनों तक विरोध नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं कि एक वह चेहरा जो नेशनल चेहरा है, वह चेहरा जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, परिवर्तन की बातें करता है, वो बार बार मंच से झूठ बोलता है, पब्लिक कहाँ जूता उठाती है? हाँ, पब्लिक कहाँ गद्दे पर बैठाती है? प्रधानमंत्री घूम घूम करके कह रहा था अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो 2 बार 3 बार कैसे हो गया? थी भूल मेरी विश्वास किया अफसोस मगर अब होता है। क्या बुरे दिन से भी बुरे दिन अच्छे दिन का होता है? इस तरह का बुराई होता है अच्छे दिन में? यही अच्छा दिन है? हाँ, कि सामूहिक बलात्कार किए जाएं, और जो बलात्कार करने वाला आए उसे फूल माला लाद दिया जाए और कह दिया जाए कि ये ब्राह्मण है, ये संस्कारी है। ये तो गुजरात में देखने को गुजरात में दिखा, बिल्किस बानो के साथ ऐसा हुआ। और इनके पार्टी के लोग बलात्कार का, अभी आपने देखा होगा बीएचयू में एक इंजीनियर के छात्र के, इंजीनियरिंग के छात्रा के साथ क्या क्या हुआ, और सब लोग जाकर मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहा था, सब बीजेपी के एजेंट थे। कुलदीप सेंगर का आपने देखा होगा, सारा कानून को धज्जियां उड़ा दिया, उसके परिवार का आधे से अधिक लोगों को मरवा दिया, और 11 महीने बाद उसको न्याय मिलता है, उसकी अरेस्टिंग होती है। साधु संत महात्माओं के विषय में आप देख रहे हैं। संविधान को तब है कि संविधान का विरोध तो आरएसएस शुरू से ही कर रहा है। ये लोग अपना गोलवरकर को गुरु मानता है, चूंकि 3 आदमी, गोलवरकर, हेडगेवार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 3 आदमी ने मिल करके जो पार्टी बनाया था आरएसएस, वो आरएसएस क्या था? वो तो कहता था, गोलवरकर के सिद्धांत में है कि जिस देश में अस्थायी शासन अगर चाहते हैं तो वहाँ के 95% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कर दो, ताकि वो 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ देख न सके, कुछ सुन न सके, कुछ कर न सके, वैसा पंगु बना दो। उसी पर लगा हुआ। ये तो राजतंत्र ला रहे हैं मोदी जी। टोटल देश, कोयला अडानी को दे दो, सीमेंट अडानी को दे दो, ट्रेन अडानी को दे दो। लगता ही नहीं है कि इस देश के जनता का यह हिस्सा है, देश की जनता का यह उपक्रम है। लगता है कि मोदी के बाप दादा ने इसे खड़ा किया था और मोदी जी बेच रहे हैं। बल्कि ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने कहा, हम पूछ रहे हैं मोदी जी से, आपने क्या किया, वो बता दीजिए। बेचने के अलावा आपने किया क्या? बचपन में चाय बेचा, अब रेल बेच रहे हैं, सब झूठ साबित हो गया। तो सारा चीज झूठ, और झूठ भी इस कदर लोग बोलता है, इतना दबाव देकर बोलता है, इतना वजन लगा करके बोलता है, लगता है कि वही झूठ सच है, वही झूठ सच है। रात दिन झूठ। अभी के क्या स्थिति है? केवल झूठ, केवल झूठ, केवल झूठ। देश की संसद सज गई है चोरों से, बेईमानों से, लूटपाट का खेल खेलते जनता के अरमानों से। कैसी ये सरकार तुम्हारी, कैसी चौकीदारी है, नाक तले लुट गया खजाना, कैसी पहरेदारी है? यही पहरेदारी है तुम्हारी। हाँ, कभी कभी आता है राम मंदिर के उद्घाटन में जाता है तो उंगली पकड़ करके राम को कटआउट बनता है, अब वहाँ गाना निकलता है कि जो राम के लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। अरे बाप रे बाप, राम से कितने बड़े हो गए साहब। राम को भी लाए, लेकिन मेहुल चोकसी को नहीं ला सकते, नीरव मोदी को, मल्ल्या को नहीं ला सकते, राम को ला सकते हैं। अरे महाराज, नरक में भी इसे जगह नहीं मिलेगा।
जितना आदमी झूठ बोलता है, नौजवानों को कहता है पकौड़ा तोड़, ज़रूरत हुआ कह दिया कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब पूछा जाए कि 2 लाख का भी नौकरी दिया कि नहीं? सरकारी पद लाखों खाली हैं, वो नहीं भरा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। कोयला तो दे दो इनको, अडानी जी को। ये विदेश में बार बार क्यों भागते हैं मालूम है आपको? किस लिए? ये विदेश में जाते हैं न कि देश की समस्या के लिए, न कि देश में कुछ संस्था लगाने के लिए, ये जाते हैं अडानी की पैरवी करने के लिए, अंबानी की पैरवी करने के लिए कि इस देश में अगर रोजगार की तलाश कुछ है, अगर यहाँ कुछ अवसर है, यहाँ अगर कुछ संस्थाएं लगा सकती हैं, अगर यहाँ कल कारखाने लग सकते हैं, तो उसके एग्रीमेंट के लिए जाते हैं कि भारत सरकार इसके लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहाएगी, इन्हें अवसर दिया जाए अडानी जी को। अडानी जी भारत हैं, अडानी जी अंबानी जी भारत हैं, अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। अब मोदी जी, अमित शाह जी उसके चमचे हैं, उसके रहमो करम पर ये जिंदा है, इनकी राजनीति जिंदा है। अब कभी ऐसा कभी सुने थे, हल्का फुल्का होता था तो रात दिन अगर इनकी सरकार जहाँ नहीं बनती वहाँ रोज गिराने की बात सोचता है, करोड़ों रुपया जा करके डांक दो। हाँ, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। अब चले गए दुनिया के बड़े चाणक्य अमित शाह जी कि कितना करोड़ लेगा अपने आप को बदलने के लिए, आओ इसमें लूटो, जितना लूटना है लूटने, पार्टी में शामिल हो जाओ, हमारे वॉशिंग मशीन में घुसो, आओ बार जितना लूटना है लूटो, देश तुम्हारा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पब्लिक कहाँ जाएगी? जितना ये लोग लेन देन में खर्च करता है, तोड़ने में खर्च करता है, यह क्या है? संविधान को बर्बाद करने का तरीका नहीं है क्या? हाँ, यह संविधान ऐसे जिंदा रहेगा क्या? लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेंगे क्या? अब तो यहाँ तक होने लगा कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग, उन्हें लोग गुमराह करने लगा, उन्हें दबाने लगा। इलेक्शन कमीशन क्या है? एक गर्दन में जैसे कुत्ते को पट्टा बांध दिया जाता है और सीकर बांध करके खींचता है, वैसे हमारे यहाँ राजीव कुमार को गर्दन में पट्टा बांध दिया गया। बीजेपी जी से खींचती है, कुत्ता की तरह जीभ निकाल करके चलता है पीछे पीछे मोदी का। इलेक्शन तो कमीशन पर भरोसा है क्या? इतना कभी भी इलेक्शन कमीशन का रुतबा नहीं गिरा था। गिरने का कोई सीमा, हम कहते हैं कि इंसान गिरता भी है तो अपनी सुंदरता को बचाए रखता है कि गिरो भी तो उस कदर गिरो कि तुम्हारा अस्तित्व तो न मिटे। ये लो तो इतना गिर गया कि उसके नीचे गिरने की जगह ही नहीं है, उतना नीचे गिर चुका है। अच्छा सर, आपने अरविंद केजरीवाल के विकास कार्यों की चर्चा की है कि दिल्ली में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पंजाब में वैसे हो रहा है, तो फिर ये लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मतलब केजरीवाल जी क्यों हारे लोकसभा के चुनाव? देखिए, वहाँ लोगों में एक तो ज़रूर यह सोच पनपी है कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होती है तो दिल्ली में सारी सुविधाएं, जो वादा उन्होंने किया वो निभाया। लेकिन अब पता नहीं कि लोकसभा इलेक्शन में लोगों के दिलो दिमाग में ये क्या बातें आती हैं, क्या कहीं ऐसा न सोच लिया हो कि लोकसभा में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि दे दो इन्हीं का। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह भी किया जाता है। घरे घरे लोग जा कर के पैसा बांटता है, लिफाफा में पैसा करके बांटता है, लोगों को खरीदता बेचता है लोग, और इस तरह का डिप्टी बांटा जाता है। सारे लोग वहाँ कैंप करता है, कैंप करके चारों तरफ घर घर मोबिलाइज करता है लोग। तो दिल्ली के लोग सोचते हैं कि चलो मेरी दिल्ली की सरकार है, ही सारी सुविधा मिल ही रहा है, ऊपर से भाजपा वाले इतने मोटी रकम दे रहे हैं जिससे कुछ तो काम चलेगा। तो ऐसे में लोग अपने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईमान बेच देते हैं, लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं वो ज़रूर वोट देते हैं केजरीवाल को। ऐसा नहीं है, लड़ाई में तो रहते ही हैं, लड़ाई में रहते हैं, प्रयास जारी है। लेकिन कब तक एक न एक दिन लोगों के दिलो दिमाग में यह सोच जरूर पैदा होगी कि अब हमें अंगड़ाई लेना होगा, अब हमें खड़ा होना होगा सच्चाई के साथ। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक आदमी कुछ कर नहीं सकता। इसलिए देश के लिए आवश्यक होगा, समाज के लिए आवश्यक होगा, सोसाइटी के लिए आवश्यक होगा, लोग खड़े होंगे और एक दिन हम MP का इलेक्शन भी जीतेंगे, लोकसभा भी इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो है
अपने सरकारी कार्यालयों में, अपने जहाँ उनका सरकार है, वहाँ बोले हैं कि भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाए, तस्वीर लगाई जाए। लेकिन दोनों जो है, दोनों के खिलाफ, दोनों के सिद्धांतों के बीच, क्योंकि भगत सिंह रेशनल थे, वो नास्तिक थे, और अंबेडकर भी ईश्वर को नकारते थे, ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसको नकारते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म ले लिया अंबेडकर जी, तो बौद्ध धर्म क्या है, वही प्रकृति पूजा है, और इस ना ईश्वर को नहीं मानता है। वो कहता है कि जो हो तुम खुद हो। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दोनों को लेकर चलते हैं, लेकिन उसके विपरीत कार्य करते हैं। मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, टीका फाना, ये वो, रोड़ी चंदन, ये सब अलग इनके क्या, ये अंबेडकर और भगत सिंह को तभी नहीं करते हैं। देखिए, यही तो खूबसूरती है अपने देश का। संविधान ने यह अधिकार हमें दिया है कि हम मन से स्वतंत्र हैं। हमें जहाँ आस्था हो, जिसमें आस्था हो, जिसमें विश्वास हो, उसकी पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता। अब अंबेडकर जी थे, चाहे भगत जी थे, ये लोग यथार्थवादी थे, ये लोग पलायनवादी नहीं थे, और ये लोग अंधविश्वास को सरपास करके चलने वाले लोग थे। अंधविश्वास और भरोसा नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल भी अंधविश्वास में जीते हैं? हाँ, जरूर जीते हैं, जरूर जीते हैं। तब है कि यह उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनका यह व्यक्तिगत विचार है। उनके दिल दिमाग में ऐसा होगा कि हाँ, ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर का पूजा होना चाहिए। हो सकता है तो मन की शांति मिलती हो, संतुष्टि मिलता हो, या उनको भरोसा हो। तो इस चीज़ पर हम कमेंट कर नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, चूँकि उनका यह व्यक्तिगत सोच है, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, इसको कोई दबा नहीं सकता। हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र त्यागी जी का क्या सोच है? देखिए, मेरा सोच है कि हम अंबेडकर, भगत सिंह, जी, हम दोनों को मान करके चलते हैं, दोनों को लेकर के चलते हैं। हम संविधान को भी लेकर के चलते हैं और भगत जी का सोच भी लेकर के चलते हैं। हम जुर्म नहीं करते, लेकिन जुर्म बर्दाश्त बहुत दिन तक नहीं कर सकते, हम उसका प्रतिकार करते हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच्चाई के लिए लड़ना होगा, हम लड़ेंगे, वहाँ हम भगत जी बन जाएंगे। जहाँ नियम कानून की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, तो वहाँ हम कानून का सहारा लेंगे। हम अहिंसक आंदोलन भी करेंगे, हम गांधी जी के भी साथ हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जुर्म पराकाष्ठा पर बढ़ जाए, तो कहा गया है कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो वैसी परिस्थिति में हम भगत जी बन जाएंगे। ऐसे में आपके मनुवाद के प्रति क्या सोच है? जो अंबेडकर जी मनुवाद को काफ़ी मतलब उखाड़ कर एक तरह से फेंकने की बात करते हैं। देखिए, मनुवाद तो एक कलुषित विचारधारा है, कुत्सित विचारधारा है। यह परफेक्ट नहीं है। यह कुछ लोगों का सोच है, जातीय सोच है, सांप्रदायिक सोच है। यह सर्वस्व के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, इंसान के लिए नहीं है। जो जिनका सोच बहुत ही संकुचित है, खास वर्ग के लिए है, वैसे घृणित सोच है। मनुवाद कोई तथ्य नहीं है, मनुवाद कोई बहुत बड़ा विचार नहीं है। मनुवाद घटिया एक सोच है जो समाज को लेकर नहीं चलता, खास वर्ग को लेकर चलता है। और देश विभिन्न वर्गों से बना है, देश विभिन्न धर्मों से बना है। इसमें किसी खास वर्ग को प्रेशर नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो संविधान हमें अलाउ नहीं करता, संविधान हमें अधिकार नहीं देता। सबको समान रूप से देखने का अधिकार है और संविधान यह अधिकार हमें दिया है। और मनु खास लोगों को सारे अधिकार दे दिया है और दबे कुचले लोगों को अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। सारे अधिकार ब्राह्मण के हाथों में दे दिया गया है, मनुवादियों के हाथ में दे दिया गया है। और मनुवादी जो कहते हैं संस्था बना करके, वही उसमें सही माना जाता है, वही कानून माना जाता है, जो हमारे यहाँ संविधान के अनुसार गलत है। अच्छा सर, अंतिम सब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपको भी। आपको मेरे शुभकामना है कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े और यही सच्चाई आप दिखाते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, ताकि लोग भी आपके इस सच्चाई को स्वीकार और अंगीकार करें और आने वाले दिन में आप चांद सितारे की तरह चमके। धन्यवाद।